अब देखिए, रोमानिया की बात करें तो ये सारी कंट्रीज़ वो थी जो कभी यूएसएसआर की सैटेलाइट स्टेट्स थी, और यहाँ जो कुछ होता था यूएसएसआर की मर्जी से होता था। सबसे बड़ा और लार्जेस्ट सिटी है बुचारेस्ट, और ज़्यादातर रोमानियंस ही हैं। हंगरियंस और रोमानी तुर्किश पीपल भी थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि तुर्की का पार्ट था ये जब सल्तनत उस्मानिया थी। ज़ाहिर सी बात है मेजॉरिटी रिलीजन क्रिश्चियन है, लेकिन इस्लामिक भी काफ़ी यहाँ पे मुसलमान है ऑटोमन एम्पायर के दौर से। इन्होंने एक बहुत बड़ी इनकी जंग हुई थी सल्तनत उस्मानिया से 1877 से 1878 तक, जिसमें अलग मुल्क बन गए थे। लेकिन क्या हुआ कि हिटलर ने फिर इनके मुल्क पे कब्जा कर लिया था और बाद में यूएसएसआर के अंडर में आ गया। तो सही मायनों में जो देखा जाए इनको आज़ादी मिली यूएसएसआर से, वो मिली 27 दिसंबर 1989 को। और उसके बाद से बहरहाल अब तो ये इनका झुकाव यूएसए की साइड पे हो गया, और ये भी अमेरिकन कैंप में चले गए। तो 2004 में इन्होंने बाकायदा जो है नेटो ज्वाइन किया, और 2007 में यूरोपीय यूनियन के भी मेंबर बन गए। उस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ नाइस, जिसमें सब कुछ हुआ था। ठीक है जी। बिल्कुल। ट्रीटी ऑफ नाइस बेसिकली किसके लिहाज से था, अगर कभी कोई पूछे, यूरोपीय यूनियन की एक्सपेंशन डिसाइड हुई थी। उसमें सबसे बड़ी जो एक्सपेंशन हुई थी 2004 में हुई थी, 10 मुल्क इकट्ठे एड अप हुए थे जी। इसके बाद रशिया का जिक्र ना हो तो क्या बात है, व्लादिमीर पुतिन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चल ही रहे हैं वो 2000 से 99 तक वो डिप्टी पीएम थे, लेकिन उस वक्त भी इनका होल्ड था। तो देखा जाए 25 साल तो उनको हो गए सिल्वर जुबली अपनी कंट्री पे होल्ड की, एनवायरमेंट शो। फिर मिकेल मोसेस्टियन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वो चेंज करते रहते हैं, कभी को किसी को बना देते हैं। चेंज नहीं होता। नहीं, बताता हूँ। पहले इनके कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि प्रेसिडेंट 2 बार बन सकते थे, तो बीच में पीएम बन गए थे। उस वक्त प्रेसिडेंट कठपुतली इन्होंने बनाया हुआ था, टमेट्री मतवतफ। फिर दोबारा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, जितनी बार प्रेसिडेंट बनना है बनो, और टमेट्री मतवतफ को इनाम में पीएम बना दिया था। और अभी भी उसके पास बहुत अहम ओहदे हैं। तो ये बहरहाल कुछ सिचुएशन है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? रशिया का जो टॉपिक है, यही करता हूँ सर। रशिया का नाम पहले सोवियत यूनियन था, तो इन्होंने नाम रशिया क्यों करा अपना पहला? वो नाम बताता हूँ भाई। अभी देखो, मॉस्को इसका कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी है। असल में यहाँ तातार भी रहते हैं, चीचिन भी रहते हैं, बशीर भी रहते हैं, और भी बहुत सारी कौमें। 62% क्रिश्चियनिटी है, 20% नो रिलीजन, 5% मुस्लिम। पहले कीव रस नाम की एक सल्तनत होती थी, छोटी सी। ठीक है, कीव रस, तभी ये कीव यानी यूक्रेन और रस यानी रशिया। फिर एक बार ये व्लादिमीर सिस्टर नाम हुआ इस स्टेट का 1157 में। फिर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। अब मंगोलों से जब ये आज़ाद हुआ तो सिर्फ एक छोटा सा शहर हुआ था, मॉस्को। बाकी पूरा रशिया मंगोलों के कब्जे में था। वो छोटा शहर सैकड़ों सालों तक खामोशी से तरक्की करता रहा, और वक्त आ गया 1500। अब मंगोल सल्तनत भी ख़त्म हो गई थी, तातारी तैमूर की सल्तनत भी ख़त्म हो गई थी। तो इन्होंने ना सिर्फ अपने पुराने इलाके छीने, छोटा सा ये मॉस्को से लेकर के पूरा इधर के इलाके सारे, वेस्ट रशिया, यूरोप, और फिर एक बहुत बड़ा मुल्क था दुनिया में, साइबेरिया। असल जो 90% एरिया है रशिया में, वो एक साइबेरिया नामी मुल्क है। रियलिटी में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क साइबेरिया है, जिस पर किसका कब्जा है? रशिया का। एक वक्त ये आया कि रशिया इतना पावरफुल हो गया कि इन्होंने रशियन एम्पायर बना ली। उस ज़माने में फिनलैंड वगैरह ये सब भी रशियन एम्पायर का पार्ट थे, अलास्का भी। फिर उसके बाद जब ये यूएसएसआर बना, कम्युनिस्ट रिजीम आया 30 दिसंबर 1922 को, तो भी ये यूक्रेन, बेलारस वगैरह सब इसी के पार्ट थे। फिर जब ये भी अलग हो गए और ये सिर्फ रशियन फेडरेशन रह गया, तब जो है अभी भी अगर आप रशियन फेडरेशन की बात करो तो इनके भी 86 स्टेट्स हैं, जिनमें 76 इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। यानी आज भी अगर यूएसएसआर टूट के 15 मुल्क बने थे, जिस दिन रशियन फेडरेशन टूटेगा कितने मुल्क मजीद बनेंगे दुनिया में? 76 मजीद मुल्क बनेंगे। और सबसे बड़ा ये होगा, असल रशिया सिर्फ
ये मास्को के आसपास का इलाका है, ये बात ध्यान में क्योंकि रखें। यहाँ से ही और यूक्रेन को ये कहते हैं कि चूंकि ये सल्तनत, एक बादशाह था उसका नाम कीफरस था, उस कीफरस के 5 बेटे थे, तो पहले तो कुछ यूक्रेन का इलाका और कुछ रशिया का इलाका ये बुनियादी तौर पे इनका था, तो फिर ये चेंज होते रहे इसके मैप, ठीक है। इसी वजह से जी जनाब इनका नाम भी चेंज होता रहा, 5 बेटों में सल्तनत तकसीम हो गई थी। इसके बाद बात हम करते हैं रवांडा की। अब देखो ये दुनिया का सबसे अजीब मुल्क है, किगाली इसका शहर है, बिल्कुल जनाब, सिंगापुर के बाद सेकंड क्लीनेस्ट है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्लीन है। किसी ज़माने में ना अफ्रीका की ये इकोनॉमिक एम्पायर बन गई थी रवांडा, और इतना अमीर मुल्क हो गया था जबकि कोई मिनरल रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हुआ। छोटा सा मुल्क है रवांडा, और युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और तंजानिया के दरमियान में घिरा हुआ, ठीक है। लेकिन फिर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई वो देखो, यहाँ पे अफ्रीका में कबायली सिस्टम पे या तो लड़ाई होती थी, नस्ली सिस्टम पे या फिर मजहब पे, यहाँ कोई भी ऐसा मसला नहीं था, कोई कबीला भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ 2 ग्रुप थे, एक अमीर ग्रुप जिनको तुस्सी कहते थे, एक गरीब ग्रुप जिनको हुतू कहते थे। हाँ, एक ग्रुप वो था जो कि गरीब से अमीर बनता था, उसको तवा कहते थे। तो मगर ज़ाहिर है तवा भी इतने अमीर नहीं बन पाते थे, गुर्बत से निकलाते थे, तो उनको तवा कहते थे। तुस्सी इतने अमीर थे कि सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन तादाद में कौन ज़्यादा थे? हुतू ज़्यादा थे। एक वक्त आया हुतू ने बगावत कर दी तुस्सी के खिलाफ और पूरी जेनोसाइड हुई, रवांडा जेनोसाइड। ठीक है, रवांडा जेनोसाइड बिल्कुल अलग है, जिसकी ना कोई बेस नस्ल थी, ना मजहब थी, ना कोई फिरका था। ये सिर्फ किस पे हुई थी? अमीर लोगों को मारा गया था। यानी किनको मारा गया था? तुस्सीस को। इतनी नफरत हो गई थी हुतूस और तुस्सी में। अब ज़ाहिर रिफॉर्म हुए, ज़ाहिर गवर्नमेंट में तो मेजॉरिटी अब हुतू ही से आते हैं। तुस्सी पे अब ये किया गया है कि टैक्स बहुत हाई लगा दिया गया ताकि उनकी डोमिनेशन अब ख़त्म हो जाए। उन्होंने भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और अब जो है दोबारा से रवांडा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं रवांडा की। प्रेसिडेंट पाउल कागामे साहब हैं, हेडनोना नेटर्ची जो हैं ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं।